हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एज यू नो कि हम साथ में अभी ह्यूमन राइट्स लॉ के रिगार्डिंग डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फर्दर रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड इस सीरीज में हमने अब तक इसका पार्ट 1 सॉल्व कर लिया था, तो आज हम पार्ट 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लेट्स गो। ह्यूमन राइट्स लॉ, जो कि आपके यूजीसी नेट लॉ पेपर में यूनिट 8 का सिलेबस है, और दैट इज़ आप जब यूनिट 8 देखोगे यूजीसी नेट लॉ सिलेबस का, तो आपको उसमें इन्वायरमेंट लॉ एंड ह्यूमन राइट्स लॉ मिल जाएगा। देखो, ये जो क्वेश्चंस है ये यूजीसी नेट के ही लिए नहीं, अदर लॉ रिलेटेड एग्जाम्स जिसमें अगर ह्यूमन राइट्स लॉ पूछता है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो हमने लास्ट सेशन में इन सभी क्वेश्चंस को विथ रिसर्च एक्सप्लेनेशन सॉल्व करा था। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर, जैसा हर बार की तरह होता है, कि ये सभी जो क्वेश्चन सॉल्व करे गए हैं ये रिसर्च ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन के साथ है। डैट मीन्स कि इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन कोडेड है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप इन पे रिलाई कर सकते हो। बट फिर भी अगर किसी को डाउट हो और किसी भी क्वेश्चन में, तो वो क्रॉस चेक करता रह सकता है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ पे हमने लास्ट सेशन में छोड़ा था, डैट इज़ फ्रॉम हियर। तो देखो, यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स लॉ से रिलेटेड। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो गुरुपदा स्वामी कमेटी था 1979 में, वो किसके लिए कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। तो देखो, जो गुरुपदा स्वामी कमेटी था 1979 का, ये कॉम्प्रिहेंसिवली चाइल्ड लेबरर्स के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये रिलेटेड है किससे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा चिल्ड्रन। अब कुछ इन्फॉर्मेशन, ये जो कमेटी थी, कौन सी कमेटी, गुरुपदा स्वामी कमेटी, इसने कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी किया प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन लेबरर्स, है ना। तो इन्होंने अपनी मतलब इस कमेटी ने मेजर ऑब्जर्वेशन ये पाया कि जो चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर की तरफ फोर्स किए जाते हैं, उनका जो मेजर काज है वो पावर्टी से जुड़ा हुआ है, हजार्डस वर्क से और कुछ रेगुलेशन से। ठीक है, अब देखो इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, यूजिंग कोड्स अरेंज फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ देयर इनैक्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द पास्ट टुवर्ड प्रेजेंट। तो देखो, हमें बेसिकली ये सारे कन्वेंशन दिए हुए हैं, इनकी इनैक्टमेंट डेट बतानी है, इनैक्टमेंट डेट, ना कि इन्फोर्समेंट डेट। ठीक है, तो देखो मैंने इन्फॉर्मेशन पर्पज से आगे डिपिक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन है, इसका जो इनैक्टमेंट डेट है वो 20 दिसंबर 1952 है। एंड ये जो इन्फोर्स में कब आया, इन्फोर्स में आया था 1 जुलाई 1954 से। तो यहाँ पे हमसे इनैक्टमेंट डेट पूछा गया है, डैट मीन्स कि इसकी जो इनैक्टमेंट ईयर है वो 20 दिसंबर 1952 है। अब देखो, जो डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है, उसे कब अडॉप्ट किया गया था, कब इनेक्ट किया गया था, 7 नवंबर 1967। अब इसमें आपका जो अगला कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन कंसेंट टू मैरिज, मिनिमम एज फॉर मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, है ना, जो बाइंड करता है बाई यूएन ट्रिटी, ये 1962 में इनेक्ट हुआ था। और फिर जो आपका लास्ट कन्वेंशन है, दैट इज़ कन्वेंशन ऑन नेशनैलिटी ऑफ मैरिड वुमेन, ये जो है 1957 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस सबसे पहले हमारा आएगा कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल राइट्स, देन कन्वेंशन ऑन नेशनैलिटी ऑफ मैरिड वुमन, देन कन्वेंशन ऑन कंसेंट ऑफ मैरिज, है ना, क्योंकि ये 1962 में है, और लास्ट वाला जो है वो 1967 का है, डैट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, मैंने लास्ट वाले के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रखा है। तो ये जो कन्वेंशन था ऑफ नेशनैलिटी ऑफ मैरिड वुमेन का, वो यूनाइटेड नेशन ने इंश्योर किया कि जो मैरिज है, डाइवोर्स है, या फिर हस्बैंड के चेंज ऑफ नेशनैलिटी का ये जो इश्यू है, वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता जब तक वो मैरिड वुमेन ना चाहे। ठीक है, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है द सॉलिडेरिटी राइट। सॉलिडेरिटी मतलब एकजुटता, है ना, एकजुटता का अधिकार, एकजुटता। ठीक है, यूनिटी वाला। द सॉलिडेरिटी राइट्स
मोर कॉमनली नोन एज थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स इज़ बेस्ड ऑन, तो जो सॉलिडेरिटी राइट है ना, और जिसे हम थर्ड जनरेशन राइट ह्यूमन राइट भी बोलते हैं, ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिज्म। ठीक है। अब देखो अगला आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, इन्फॉर्मेशन पर्पज से आप ये पढ़ सकते हो बाद में। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स है उनकी दो डायमेंशन है। वन ऑफ देम कैन बी कॉल्ड नेगेटिव फ्रीडम in the sense that it is less important. It is negative because such freedom is based on bedrock of that cannot be done rather than what can be done. ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स का दो डायमेंशन है। इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसने बताया? अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन ने डुअल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बताया था। ठीक है, बट अगर हम वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट में देखें तो जो दो डायमेंशन ऑफ ह्यूमन राइट है उसे इजिया बर्लिन ने बताया था 1958 में, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अमर्त्य सेन ने। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, मैच द कॉलम करने को दे रखा है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि 10 दिसंबर 1948 को इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा प्रोविज़न किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो देखो जो राइट टू ओन प्रॉपर्टी है, अगर आप यूनियन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में देखोगे तो वो आर्टिकल 17 में मिल जाएगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो आर्टिकल 18 में मिल जाएगा। राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन जो है वो आर्टिकल 3 में मिल जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल 9 लिखा था, गलत है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल 3 होगा। जो राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है वो आर्टिकल 3 में है। नाउ राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 12 में मिल जाएगा आपको। किसके? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के। अब जो इसमें आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, ह्यूमन राइट्स आर इंस्क्रिप्ट इन द हार्ट ऑफ द पीपल। जो ह्यूमन राइट है वो कहाँ पे होता है? इंस्टेंट हार्ट ऑफ पीपल में। दे वेयर देयर बिफोर लॉ मेकर्स ड्राफ्टेड देयर फर्स्ट प्रोक्लेमेशन। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि जो ह्यूमन राइट्स है ना, वो हार्ट ऑफ द पीपल में रहता है। ह्यूमन राइट्स जो है वो लोगों के दिलों में पहले से ही है। जब ये सारे लॉ को प्रोक्लेम नहीं किया गया था तब से ही ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट ह्यूमंस के दिलों में है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसे किसने दिया था? मैरी रॉबिन्सन ने। मैरी रॉबिन्सन जो कि फॉर्मर यूएन हाई कमिश्नर भी रही हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो पहला देखो, इट्स सेल्फ टेक एक्शन एंड पनिश दोज हु वायलेट ह्यूमन राइट। तो क्या ह्यूमन राइट्स खुद ही लोग एक्शन ले लेते हैं? नहीं, इनके लिए कन्वेंशंस बने गए हैं। ठीक है, जैसे UDHR बना गया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स बना गया है। तो अगर ह्यूमन राइट्स के साथ कोई वायलेशन होता है तो इनके लिए जो पहल है ह्यूमन राइट कमीशन करता है, या फिर UDHR, या फिर ऐसे स्टैट्यूट्स जो ह्यूमन राइट्स के लिए बनाए गए हैं। लोग खुद से ही हथकंडा नहीं अपनाते। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स है वो क्या रिकमेंड करता है? वो रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को टू टेक एक्शन, है ना। अगर मान लो किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि वो उस पर्सन या सोसाइटी के अगेंस्ट एक्शन लेगा जिसने ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करा है। अब देखो जो इनिशिएट प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो इनिशिएट करता है प्रोसीडिंग इन कोर्ट भी, ये भी बात सही है। ज्वाइन एज ए पार्टी टू अ केस इन द कोर्ट इन्वॉल्विंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी बात सही है। ठीक है, अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स है ना, वो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट ये शो करता है कि जो ह्यूमन राइट्स की रिगार्डिंग प्रोविज़न है वो उसमें कंटेंट है। तो उसके लिए हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है? पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। पार्ट 4 क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए देख लो,
पार्ट 2 जो है हमारा वो सिटीजनशिप है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। पार्ट 4A जो है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसको स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये इंसर्ट किया गया था अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या? फंडामेंटल ड्यूटी के लिए जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो आर्टिकल 51A में दिया गया है। तो आप जब देखोगे तो उसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटी है ना। तो 51A का सब क्लॉज A to K तक मिल जाएगा आपको, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखो इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन है वो अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो आपसे पूछा जा रहा है, ह्यूमन राइट्स आर क्रिएटेड बाय लेजिस्लेशन। तो क्या जो ह्यूमन राइट्स है वो लेजिस्लेशन क्रिएट करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन राइट जो है वो फंडामेंटली इनहेरेंट राइट्स है ना। भले ही ये लेजिस्लेशन मतलब आपकी जो कानून पालिका है, विधायिका, वो भले ही ह्यूमन राइट्स के लिए लॉ बनाए या ना बनाए, बट ये एक फंडामेंटल इनहेरेंट राइट है जो सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ अगर आप ह्यूमन हो तो आपको ये मिलेगा। ये बात लिखी गई है, ठीक है। तो इसके लिए लेजिस्लेशन क्रिएट करे या ना करे, ठीक है, तो पहला ही गलत है। अब देखो, लीगल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट इज़ नॉट ड्यू टू रिस्पेक्ट देम। तो क्या लीगल ड्यूटी जिनका होता है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, उनका कोई ड्यूटी नहीं है कि उनकी रिस्पेक्ट को भी वो प्रोटेक्ट करे? तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ में कि लीगल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट जो है वो डीपली इंटर कनेक्टेड होता है ड्यू टू रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ड्यूटी टू रिस्पेक्ट दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखो, इंटरनेशनल कंसर्न विथ ह्यूमन राइट्स एज इंस्टेंट इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर इज अ मॉडर्न इनोवेशन। तो जो इंटरनेशनल कंसर्न अभी आप देख रहे हो ह्यूमन राइट्स का, क्या ये एक मॉडर्न इनोवेशन है? नहीं, ये तो वर्ल्ड वार 2 से ही स्टार्ट हो गया था, है ना, ह्यूमन राइट्स के लिए कन्वेंशंस वगैरह बनना। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन राइट वायलेशन इज नाउ कंसीव्ड एज वायलेशन ऑफ दोज पर्सनली एंड डायरेक्टली एग्रीव्ड बट नॉट ऑफ एवरीवन। तो देखो जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है ना, तो ये वायलेशन यूनिवर्सली माना जाता है, ठीक है, ना कि पर्सनली। तो इसमें चारों ही ऑप्शन गलत दे रखे हैं। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है, कि जो पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन है इज़ टू मेंटेन, यहाँ पे लिखा है नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन है वो इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल ना कि नेशनल। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस को बनाए रखने का पर्पज़ किसका है? यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। बिकॉज आर्टिकल 1 ऑफ चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेड सो। तो देखो आर्टिकल 1 कहता ही है, बट आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंटरनेशनल पीस के लिए। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, बट इन्फॉर्मेशन के लिए समझ लो, आर्टिकल 1 में ये बात लिखी हुई है कि जो पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन होगा वो क्या होगा? वो ये होगा कि वो मेंटेन करे इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस को, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस को कैसे मेंटेन करेगा? मतलब कुछ और पर्पजेस लिखे हुए हैं कि वो आर्टिकल 1 में कि वो मेंटेन करेगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, डेवलप करेगा फ्रेंडली रिलेशन अमॉन्ग नेशन के बीच में, अचीव करेगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग ग्लोबल इकोनॉमिक्स, और सर्व करेगा एज ए सेंट्रल हब। क्या? यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर वगैरह है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, राइट टू नेशनैलिटी, राइट टू मैरी एंड टू फंड अ फैमिली आर द राइट्स अंडर। तो ये सारे जो राइट है, राइट टू नेशनैलिटी, राइट टू मैरी एंड टू फंड फैमिली आर द राइट्स अंडर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, ठीक है। इसको कब रिकॉग्नाइज किया गया था? रिकॉग्नाइज बाई इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ने रिकॉग्नाइज किया था कि ये सारे जो राइट्स है, दैट इज़ राइट टू नेशनैलिटी, राइट टू मैरी एंड टू फाउंड अ फैमिली, ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स नॉर्मली इज आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट एज ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल। तो स्पीडी ट्रायल के लिए ह्यूमन राइट्स कोर्ट की तरह कौन एक्ट करता है? कोर्ट ऑफ सेशन, है ना, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं या सेशन कोर्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो ये जो बात है कि सेशन कोर्ट है जो वो एज अ ह्यूमन राइट्स कोर्ट एक्ट करेगा
वो कौन से सेक्शन में बात लिखा हुआ है? ये सेक्शन 30 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में ये बात लिखी है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, वो एम्पावर्ड है कि वो स्पेसिफाई कर सके कोई कोर्ट ऑफ सेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि वो ह्यूमन राइट्स के लिए, मतलब ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे। ठीक है, अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है, पावर ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन was given to human rights under the following section of the Protection of Human Rights Act 1993। That means कि पावर ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो कौन से सेक्शन में दे रखा है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के? तो वो सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड सही हो जाएगा। सेक्शन 13 में आपको दे रखा है पावर रिलेटिंग टू इंक्वायरी, सेक्शन 14 में दे रखा है पावर रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है। तो इसमें जो आपका स्टेटमेंट है, बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। आप सीधा सॉल्यूशन समझ लो कि जो रिफ्यूजी राइट है ना, वो डिफाइंड है आर्टिकल 1 ऑफ 1951 रेफ्यूजी में, है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल 1A दिया है, तो ये गलत है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 ऑफ 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है उसमें रिफ्यूजी को डिफ़ाइन किया गया है कि रिफ्यूजी कोई भी इंडिविजुअल है ना, जो कि आउटसाइड ऑफ देयर कंट्री की नेशनैलिटी के आउटसाइड रहता है, और ये एक हैबिचुअल रेसिडेंस है किसी, मतलब अपने कंट्री से दूर, और ये अनेबल है या फिर अनविलिंगली अपने कंट्री में जाना नहीं चाहता। ठीक है, जाना नहीं चाहता बाय द फियर ऑफ प्रोजिक्यूशन, कि उसको कोई जेल में ना पकड़ ले, तो ऐसे लोगों को हमने रिफ्यूजी कहा है। तो ये बात कहाँ पे डिफाइंड है? आर्टिकल 1 ऑफ रिफ्यूजी एक्ट, जो कि 1951 का है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो इसेंशली एक प्रोडक्ट है ऑफ ब्यूरोक्रेसी का, गलत बात है। ह्यूमन राइट्स जो है वो प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो है वो रूटेड है इन बिलीफ ऑफ डैट की जो फंडामेंटल राइट है ना, हर इंडिविजुअल का बाय वर्च्यू ऑफ, मतलब ह्यूमन राइट्स जो है वो इसेंशली प्रोडक्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी नहीं है। ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट है जो हर ह्यूमन को लगता है कि उसे ह्यूमन होने की वजह से मिल रहा है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स आर अ रिएक्शन टू टायरनी। तो ह्यूमन राइट्स का जो रिएक्शन है टू टायरनी को, टायरनी मतलब अत्याचार, तो ये बात सही है ना। अब देखो, प्रिमिटिव मैन कुड मूव ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो अंडर ह्यूमन राइट्स छोटे से छोटा इंसान भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के मूव कर सकता है। ठीक है, ऑल वुमेन आर बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर दे आर इन चेंज। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हर वुमन है, ठीक है, यहाँ पे वुमेन के लिए बात की गई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो क्या है? यहाँ पे रॉन्ग पूछा है। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग पूछा है, तो जो आपका सही ऑप्शन है ये यही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑल वुमेन हो या फिर मेन हो, वो फ्री पैदा हुए हैं। ठीक है, और बट वो हर जगह चेन में कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो व्यू था, ये फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट जो है वो जीन जैकलिस रूसो का है। ठीक है, इन्होंने इसको कोट किया था, ये फेमस कोट है इनका, क्या कि ऑल मेन्स आर फ्री बट दे आर इन चेन एवरीवेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो सेक्शन 3 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 है, उसमें क्या प्रिस्क्राइब किया गया है? तो सेक्शन 3 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 आप जब देखोगे तो उसमें इन्फोर्सिंग रिलीजन्स डिसेबिलिटी को मेंशन करा गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अब देखो आर्टिकल 6 ऑफ यूनियन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का क्या है? आर्टिकल 6 जो है वो राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन बिफोर लॉ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे अगेन पूछा गया है जेनेवा कन्वेंशन रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर ऑफ वार से रिलेटेड है ना। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रोविजन किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो देखो, कैटेगरी ऑफ प्रिजनर टू बी ट्रीटेड एज प्रिजनर ऑफ वार, ये जो बात है ये
आर्टिकल 4 में मेंशनड है ना, आर्टिकल 4 में डिफाइंड है कि कौन होगा प्रिजनर ऑफ वॉर, ठीक है। अब देखो प्रिजनर ऑफ वॉर टू बी ह्यूमनली ट्रीटेड, ये जो बात है से आर्टिकल 13 में डिफाइंड है, ठीक है। नो फिजिकल और मेंटल टॉर्चर, ये जो बात है वो आर्टिकल 17 में है, किसके, जेनेवा कन्वेंशन रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर ऑफ वार के, ठीक है। एस्केप ऑफ प्रिजनर ऑफ वार जो है वो आर्टिकल 19(1) में लिख रखा है, ठीक है। अब देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें बेसिकली केस लॉ पूछा गया है और मैच द कॉलम कराना है, तो मैं सहूलियत के लिए इसको वहीं पे लिख दिया हूँ। तो देखो यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे वर्सेस महादेव राव, ये जो केस है 2010 का केस है। ये बेसिकली डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, डेट इज़ इक्वालिटी, फेयरनेस एंड नॉन आर्बिट्रेरीनेस में। इस केस में जो जजमेंट था उसने इस्टेब्लिश किया था कि पब्लिक अथॉरिटी जो है वो कैंसिल नहीं कर, मतलब इस्टेब्लिश किया गया था कि जो पब्लिक अथॉरिटी जो है वो कैंसिल करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को, ठीक है। अब जो आपका अगला केस है LIC वर्सेस प्रोफेसर मनु भाई डी शाह का जो केस है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि जो ये रूल किया था कि जितने भी स्टेट फंडेड बॉडी है ना, उनके पास आर्बिट्रेरी सप्रेस का ऑप्शन नहीं होगा ताकि वो किसी पॉइंट को क्रिटिकली व्यू कर सके, ठीक है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। अब जो आपका अगला केस है वकील प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये स्पीडी ट्रायल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो स्पीडी ट्रायल है ना, ये एक इनएलिनेबल फंडामेंटल राइट है अंडर द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो राइट है वो एक्सटेंड करता है और कवर करता है प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है। अरोड़ा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो 2002 का केस है, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस का जो केस है वो 1976 का केस है और ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस में बेसिकली SC एंड ST के लिए है रिलेटेड। तो आज हमने पार्ट 2 को कवर कर लिया, आगे ऐसे ही हम और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो थैंक यू।